Hello my dear student, this is मनोज कुमार and you are watching my channel फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 30वां लेक्चर है। और देखिए पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था परावैद्युत पदार्थ। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जो नया टॉपिक है आज के लिए, ध्रुवण सदिश या ध्रुवण घनत्व या परावैद्युत ध्रुवण। तो आज इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में ये समझाया था कि चाहे परावैद्युत ध्रुवी हो या अध्रुवी हो, बिना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, यानी जब हमने कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, तो परावैद्युत पदार्थ का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। P कितना होता है? शून्य। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया हमने ई नोट की दिशा इधर है, इधर हमने आरोपित कर दिया। तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो माइनस और प्लस थे वो अपनी जगह से उनके केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। जैसे ध्रुवीय अणु के केस में उन दोनों के सेंटर संपाती थे, एक ही जगह थे, तो वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण ऋण आवेश विपरीत दिशा में बल महसूस करेगा, तो इस दिशा में, और धन आवेश इस दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो सभी अणुओं में ऐसा ही होगा, माइनस इधर और प्लस चार्ज इधर विस्थापित हो गया। माइनस प्लस सब में यही कर देते हैं। तो ये ध्यान आ रहा होगा आपको, पिछले लेक्चर में इसकी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो ये कब है? जब हमने ध्रुवीय अणु की बात की थी। तो यहाँ चाहे हम किसी भी परावैद्युत की बात करें, चाहे ध्रुवी हो या अध्रुवी हो, वैद्युत क्षेत्र में रखते ही इसमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये डाइपोल्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमने ध्रुवीय अणु के लिए लिया है, तो इतने पोर्शन को अगर देखें, देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने ये लगाया है ई नोट, ये ई नोट वैद्युत क्षेत्र लगाया है, तो हम यहाँ दो प्लेट भी शो कर सकते हैं कि दो प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर है। तो यहाँ देखिए इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हुए हैं, द्विध्रुव आघूर्ण जो बने हैं, तो यहाँ पर देखिए इतने पोर्शन की बात करें, मैं डॉट 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 करता हूँ। तो देखें इतने पोर्शन में जो आवेश हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, प्लस माइनस निरस्त हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस साइड में इस पृष्ठ पर ऋणावेश रह गया और इस पृष्ठ पर धनावेश रह गया। तो ये जो आवेश है, ये जो आवेश प्रेरित हो गया पृष्ठों पर, तो इसको मैं अलग से फिर बना देता हूँ इस तरीके से, जिससे कि और स्थिति क्लियर हो जाए। तो देखिए इस ब्लॉक पर, ये जो परावैद्युत पदार्थ का हमने ब्लॉक लिया था, इस पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो चुका है और इस पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो चुका है। और ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र था ही ई नॉट। तो अब इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी, और इसको मैं ईपी से लिख देता हूँ। ईपी इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है, जैसे पृष्ठ पर, इसको मैं मान लेता हूँ ये जो आवेश है प्लस क्यू पी इसलिए लिखा है क्योंकि ये ध्रुवित हुआ है, ध्रुवण के कारण ये आवेश उत्पन्न हुआ है, या प्रेरित आवेश भी बोल सकते हैं। सॉरी, प्लस नहीं, इस साइड में माइनस है, माइनस क्यू पी और इधर प्लस क्यू पी। तो ये माइनस क्यू पी और ये जो प्लस क्यू पी हैं, ये हैं क्या एक्चुअली? इस आवेश को क्या कहेंगे? या तो बद्ध आवेश कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो क्यू पी है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, ये ध्रुवण आवेश कह सकते हैं इसको, ध्रुवण आवेश या प्रेरित आवेश।
तो इससे जो पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, यानी एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश है वही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो इधर हो गया माइनस सिग्मा पी और इधर हो गया प्लस सिग्मा पी। तो ये प्रेरित आवेश घनत्व है। सिग्मा पी क्या है? प्रेरित आवेश घनत्व। तो देखिए इस परावैद्युत के अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा E, वो कितना हो जाएगा? E बराबर ई नोट माइनस ई पी। विपरीत दिशा में है क्योंकि ई नोट इस दिशा में है, ई पी इस दिशा में है, ई नोट माइनस ई पी। तो यानी जो नेट वैद्युत क्षेत्र उस परावैद्युत के अंदर जो उत्पन्न हुआ वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कम हो गया क्योंकि इसमें से ईपी घट रहा है। यानी ई जो है नेट वैद्युत क्षेत्र ई, वो ई नोट से कम है। तो यही एक कारण है, मैंने पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब परावैद्युत पदार्थ किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कम हो जाता है। तो उसका आंसर यहाँ क्लियर हो चुका है। तो अब इस टॉपिक पर चलते हैं। मैंने दोनों टॉपिक एक साथ जोड़ दिए हैं जिससे कि अलग से फिर दोबारा फिगर न बनाना पड़े। तो देखिए ये जो आवेश उत्पन्न हुए थे माइनस क्यू पी और प्लस क्यू पी, तो इससे जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ यानी डाइपोल बन गया माइनस प्लस, और इस जो ब्लॉक है उसकी लंबाई में मान लेता हूँ L। इस ब्लॉक की लंबाई कितनी है? L है। तो द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकाला जाए तो वो कितना होगा? QP इंटू L, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू L। तो यहाँ आवेश कितना है? QP। तो QP इंटू L, 2L नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ जो लेंथ है बीच की वो L है, L लंबाई का ब्लॉक माना है। एक्चुअली ये जो ब्लॉक है वो इस तरीके से है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ऐसा ब्लॉक है, वो हम केवल इसका फ्रंट दिखा रहे हैं। ब्लॉक तो इस तरीके से होगा, ये होगा ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये L लेंथ है और इसका जो साइड जो पृष्ठ हैं उनका सरफेस एरिया कितना है? A। तो देखिए इसके एकांक आयतन में जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है या उत्पन्न हुआ है वही क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश। यानी इसके एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव या नेट द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए कितना हो जाएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण हुआ कितना? नेट या द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश कितना है? QP और लंबाई कितनी है? L। अब ये कितने का देखना है? एकांक आयतन का। तो ब्लॉक का आयतन कितना हुआ? ब्लॉक जो हमने लिया है उसका आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी A इंटू L, ये हो गया। तो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन का भाग कर देंगे, एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण बराबर QP इंटू L बटे A इंटू L, L से L कैंसिल, और QP अपॉन A, सिग्मा P हो गया पृष्ठावेश घनत्व। तो यही है हमारा परावैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण घनत्व। परिभाषा क्या बनी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। और उसका जो परिमाण है, ये एक सदिश राशि है, ध्रुवण सदिश नाम से स्पष्ट है, इसको P से लिखते हैं। और उसका जो परिमाण होता है इसको किससे लिखेंगे? P से। और उसका जो परिमाण है वही क्या है? ध्रुवण घनत्व या परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो परावैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण घनत्व की वैल्यू जो आई वो किसके बराबर आई? उसके पृष्ठ पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होती है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अभी जो मैंने
आपको समझाई थी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट वैद्युत ध्रुवाघूर्ण ध्रुवण सदिश वेक्टर P कहलाता है। सदिश राशि होगी ये, और इसका जो परिमाण है जो कि हमने ये अभी निकाला है, इसका परिमाण परावैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण घनत्व कहलाता है। ये जो ऊपर हम हेडिंग डाल चुके थे। अब यहाँ पर एक बात और आप बढ़ा लेना, थोड़ा स्पेस की वजह से मैंने लिखी नहीं है, कि अगर ये सदिश राशि है, ध्रुवण सदिश अगर सदिश राशि है तो दिशा किधर होगी? ध्रुवण सदिश है क्या? एक्चुअली वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पहले पढ़ चुके हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो P की दिशा इधर होगी। ये जो वेक्टर P आया है वो इस दिशा में होगा, वेक्टर P। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी दिशा आप लोग यहाँ लिख लेंगे कि ध्रुवण सदिश वेक्टर P की दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ऋण से धन की ओर है। या तो ये कह दें कि पृष्ठ पर उत्पन्न प्रेरित ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, या बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो ये बात आप यहाँ बढ़ा लेंगे कि ध्रुवण सदिश की दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, चलो मैं लिख देता हूँ, ध्रुवण सदिश की दिशा, ध्रुवण सदिश की दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के यहाँ लिख देते हैं अनुदिश होती है। और एक बात आप यहाँ ये बढ़ाएंगे कि ये जो परावैद्युत ध्रुवण आया हमारा, परावैद्युत ध्रुवण किसके बराबर है? पृष्ठ पर जो प्रेरित आवेश है उसके ध्रुवित प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के। तो परावैद्युत ध्रुवण का मान परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर या ध्रुवित आवेश घनत्व के बराबर होता है। एक बार फिर सुन लें, आप लोग यहाँ लिखेंगे कि परावैद्युत ध्रुवण P का मान परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर प्रेरित आवेश घनत्व या ध्रुवित आवेश घनत्व के बराबर होता है। लिख लेंगे आप लोग, आशा है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक पर, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। तो देखिए अभी हमने समझाया था कि जैसे ही हम किसी भी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऋणावेश और धनावेशों के केंद्र एक स्थान पर न रह करके विस्थापित हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे इनके बीच का जो विस्थापन है, जैसे इससे पहले क्या था, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो ऋण आवेश और धनावेश का जो सेंटर था वो एक ही जगह था, जैसा ध्रुवीय अणुओं के केस में था। सॉरी, ये मतलब अध्रुवीय अणु के केस में ऐसा है, और ध्रुवीय अणु में तो थोड़े विस्थापित थे ही, ध्रुवीय अणु में माइनस और प्लस पहले से ही विस्थापित थे। तो चाहे अध्रुवी हो चाहे ध्रुवी हो, दोनों प्रकार के परावैद्युतों में ये बात लागू हो रही है कि वैद्युत क्षेत्र जैसे हम बढ़ा दें तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसमें धन और ऋण विकृत होंगे, यानी ये अणु विकृत हो जाएगा, धन और ऋण एक दूसरे से विस्थापित हो जाएंगे। तो ये विस्थापन बढ़ता जाएगा, और इसमें भी जो कि पहले से ही ध्रुवित था इनका भी विस्थापन बढ़ता जाएगा। यानी चाहे ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, कोई से भी परावैद्युत की बात करें तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ऋणावेश और धनावेशों के जो सेंटर हैं उनके बीच का विस्थापन बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो ऋणावेश है, यानी जो ऋणावेश और धनावेशों के बीच जो विस्थापन है, जब अणु इतना विकृत हो जाएगा कि उसको सहन नहीं कर पाएगा वैद्युत क्षेत्र को, यानी बहुत अधिक सीमा तक पहुंचते ही इस अणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। यानी अब वो इलेक्ट्रॉन जो अलग हो गए अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार करेंगे, और ये जो परावैद्युत था वो एक चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए।
तो इसी अवस्था को कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उस परावैद्युत के अणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, उसी अवस्था को हम कहते हैं परावैद्युत भंजन। क्या कहेंगे? परावैद्युत भंजन। और ऐसा जितनी तीव्रता पर हुआ है वो तीव्रता कहलाएगी उसकी परावैद्युत सामर्थ्य, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो अधिकतम मान जिसको कोई भी परावैद्युत भंजन किए बिना उसको सहन कर सकता है। यानी उससे ज़्यादा वो लिमिट हो गई, उससे ज़्यादा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो वहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युत की प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाएगी और ये चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो इसी को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। और भंजक विभवांतर क्या हुआ कि उस समय जो उसके पृष्ठों पर विभव लगाया गया है वो अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि उसमें परावैद्युत भंजन की क्रिया न हो, उससे ज़्यादा वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी परावैद्युत में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग हो जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार करेंगे वहाँ। अब जैसे ये परावैद्युत संधारित्र में यूज़ किए जाते हैं, अभी मैंने संधारित्र का कोई नाम नहीं लिया है। जैसे ये दो प्लेट होंगी, इसको चूँकि हम आगे पढ़ेंगे इसलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो केवल हमने ये बताया जो माध्यम का इंसुलेशन था, ये जो अचालक पदार्थ थे, वैद्युत रोधी जो पदार्थ थे, तो ये वैद्युत रोधी पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होता था, लेकिन यहाँ जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो उनमें आवेश प्रवाहित होने लगा, यानी वो चालक की तरह व्यवहार करने लगे। इसीलिए इस स्थिति को हमने क्या कहा है? परावैद्युत भंजन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं अभी डेफिनेशन लिखता हूँ दोनों स्थितियों की। तो देखिए बच्चों, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है दोनों की कि परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ये परावैद्युत सामर्थ्य की बात हुई। परावैद्युत सामर्थ्य डिपेंड करेगी उस परावैद्युत पर। भिन्न भिन्न परावैद्युतों के लिए, अलग अलग परावैद्युत पदार्थों के लिए इस परावैद्युत सामर्थ्य का मान भी अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायु की बात करें तो जैसे वायु भी एक परावैद्युत माध्यम है। तो वायु के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम है। यानी अगर हम इससे ज़्यादा तीव्रता, जैसे ही तीव्रता इतनी बढ़ाएंगे, मान लो दो प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट, जो कि जैसा अभी आगे पढ़ाएंगे संधारित्र में। यानी जो वायु में वैद्युत क्षेत्र हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 3 × 10⁶। इससे ज़्यादा अगर हमने तीव्रता बढ़ाई तो वहाँ इंसुलेशन समाप्त हो जाएगा और वो माध्यम चालकीय बन जाएगा और वैद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर वो अचालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। और इस समय, इस अवस्था में कि वो जस्ट भंजन होने ही वाला हो, यानी उससे थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएं, वो वोल्टेज क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को, ये मैक्सिमम वैल्यू है जब भंजन नहीं हुआ है, इससे थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भंजन हो जाएगा, मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों मैंने डेफिनेशन लिखी। अब दोनों परिभाषाओं में भंजन की बात आ रही है, तो उस भंजन को आप इससे ऊपर लिखेंगे, फिर इसके बाद इन डेफिनेशंस को लिखेंगे। तो एक बार मैं अभी मैं फिर समझा देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया था भंजन को, कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाते हैं, यानी ऋणावेश और धनावेशों के केंद्रों के बीच का विस्थापन, केंद्रों के बीच में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। और जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाते जाएं तो उन ऋण और धनावेशों के केंद्रों के बीच का विस्थापन भी बढ़ता चला जाएगा, यानी जो अणु है वो और ज़्यादा विकृत होता चला जाएगा। लेकिन अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि वो विस्थापन इतना अधिक हो जाता है कि उसके अणुओं से, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं से
अणुओं की बाह्यतम कक्षाओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए तो वहाँ चालकीय पथ निर्मित हो जाते हैं, यानी वहाँ वो जो परावैद्युत पदार्थ था एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, और इसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, परावैद्युत भंजन। तो इसको आप पहले लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये मैंने आपको फिगर से भी समझाया था अभी। तो पहले इस स्थिति को समझाएंगे, उसके बाद ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई इतनी जटिल बात नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है वैद्युत प्रवृत्ति, परावैद्युत पदार्थों की वैद्युत प्रवृत्ति। देखिए अभी हमने यहाँ समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत रखा जाता है तो उसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं और ध्रुवित आवेश उत्पन्न होता है, जिससे उसमें एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने फिगर से समझाया था, जैसे एक ब्लॉक लिया था, ये प्लस और माइनस आवेशित दो प्लेट हैं, इनके बीच परावैद्युत रखा था, तो यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हुआ था, यहाँ धनावेश उत्पन्न हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान होगा। तो और होता क्या है कि ये अणु इस तरीके से विस्थापित हो गए थे, और ये विस्थापन जो है इन दोनों के बीच का वो वैद्युत क्षेत्र के बढ़ाए जाने से बढ़ता चला जाता है, यानी P का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो रैखिक समदैशिक परावैद्युत होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो जो ध्रुवण सदिश P आया था वो किस पर डिपेंड करेगा, समानुपाती होगा E के, जो वैद्युत क्षेत्र वहां आरोपित किया गया था, P प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ वेक्टर P बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू काई E। देखिए जो नेट डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न हुआ है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेक्टर E की दिशा में है इसलिए वेक्टर लगाए हैं। ये इक्वल है इसके, तो दिशा क्लियर हो रही है कि एक ही दिशा में है। तो यहाँ जो एक कांस्टेंट है इसको E भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे वहाँ भी एक पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसलिए दोनों में कंफ्यूजन न हो। तो काई E यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, इसलिए इसको इसी नियतांक को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति। क्योंकि ये वैद्युत प्रवृत्ति है इलेक्ट्रिक, इसलिए E और लगा दिया है प्रवृत्ति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है एक शॉर्ट उसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो परावैद्युत होता है के, परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है के, और वैद्युत प्रवृत्ति में ये रिलेशन होता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि के इक्वल्स टू 1 प्लस काई E। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों अब अगला टॉपिक है परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जब ध्रुवण सदिश पढ़ाया था तब हमने ये बताया था कि जैसे ये, अब मैं संक्षेप में ही बताऊंगा, दो प्लेटें हैं, एक धनावेश इस पर है और इस पर ऋणावेश है। इस प्लेट पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, और इसके बीच में हमने क्या रख दिया है, परावैद्युत पदार्थ। तो अब देखिए आप लोगों के पास फिगर है, तो इन दोनों प्लेटों से अभी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, तो ये है प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश, ये प्लेटों पर आवेश है। इससे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न होगा E0, ठीक। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे प्लेट इस टाइप की होगी, हम केवल उसका फ्रंट दिखा रहे हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसका प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। तो यहाँ हमने देखा था कि ध्रुवण की क्रिया से परावैद्युत के इस वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो गया था। अब मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग पूरा फिगर बनाएंगे
वैद्युत क्षेत्र को ये उत्पन्न कैसे हुए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे पहले वाले टॉपिक से। ध्रुवण सदिश अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया है, और यहाँ प्लस ये आवेश प्रेरित हुए थे, और इसका परावैद्युतांक कितना है, इससे ये जो परावैद्युत माध्यम हमने रखा है, जो ब्लॉक रखा है, उसका परावैद्युतांक K है। और ये जो आवेश प्रेरित हुए हैं ये है माइनस QP मान लेते हैं इसको, और इसको प्लस QP, क्योंकि ध्रुवित आवेश है। और इसका जो पृष्ठावेश घनत्व है प्लेट का, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और यहाँ माइनस सिग्मा P और यहाँ प्लस सिग्मा P। इनका जो परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा P और प्लस सिग्मा P। तो देखिए, जब परावैद्युत नहीं रखा था तो दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात था, उस केस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E0 बराबर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। गॉस की थ्योरम के बाद हमने दो प्लेटों, आवेशित दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाला था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही परावैद्युत रखा उसमें पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हुआ, जिससे उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया EP, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो इस परावैद्युत के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर, या पहले इस EP का मान निकाल लेते हैं। EP कितना हो जाएगा, EP बराबर सिग्मा P, क्योंकि ये प्रेरित आवेश से उत्पन्न हुआ है, सिग्मा P बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए, जो नेट फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर वो कितना हो जाएगा, E0, जब हमने परावैद्युत पदार्थ उसमें रख दिया, E0 माइनस EP। अब देखिए, जो E है, E कब है, जब हमने उन दोनों प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत भर दिया, जिसका परावैद्युतांक K है। तो E की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K होगी, बराबर E0 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP की वैल्यू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व, जैसे यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं पीछे कि सिग्मा बराबर होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो इससे अगर आवेश निकालें Q तो सिग्मा इंटू A हो गया। तो Q नहीं, हमें सिग्मा की वैल्यू Q के टर्म में यहाँ पर रखनी है, क्योंकि हमें प्रेरित आवेश निकालना है। इसलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, सिग्मा के स्थान पर क्या रखेंगे, सिग्मा किसके कारण है, इस प्लस Q के कारण। तो Q अपॉन, या पहले एक काम करते हैं, एप्सिलॉन नॉट सब जगह से हटा देते हैं, सिग्मा अपॉन K बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P, यही तो रह गया, सिग्मा माइनस सिग्मा P इधर ले आए, तो सिग्मा P बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन K। अब देखिए, सिग्मा P हो गया QP, क्योंकि हमें ध्रुवित आवेश निकालना है, अपॉन A बराबर सिग्मा, एक मिनट इसमें सिग्मा कॉमन और ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी, बराबर सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन K। अब वैल्यू रखते हैं, सिग्मा P, सिग्मा की जगह Q अपॉन A, ये प्लेटों पर जो आवेश था, और 1 माइनस 1 अपॉन K, एरिया से एरिया कट गया, तो ध्रुवित आवेश कितना आ गया, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। इतना आवेश प्रेरित हो जाएगा, QP का मान इतना होगा, यानी माइनस QP प्लस QP हैं, तो प्लेटों पर कितने कितने आवेश हुए, एक तो देखो माइनस QP होगा, इट मीन्स कितना आवेश होगा, माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K, और प्लस QP है दूसरी प्लेट पर, वो सॉरी दूसरे पृष्ठ पर इतना आवेश प्रेरित हुआ है, यानी प्लस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये प्रेरित आवेश की वैल्यू आ गई, जो वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी
परावैद्युत को रखेंगे तब उसके पृष्ठों पर जो आवेश प्रेरित होगा उसका मान आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट वैद्युत धारिता, क्योंकि हमारा चैप्टर था वैद्युत विभव तथा धारिता। तो धारिता वैद्युत विभव तो पहले ही हम समाप्त कर चुके थे, लेकिन धारिता को स्टार्ट करने से पहले परावैद्युत की हमें जानकारी होनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि हम काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं अब तक, इसलिए कल के लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट वैद्युत धारिता। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।